लोंगिनुस उदात्त की अवधारणा। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में प्लेटो और अरस्तु के बाद लाइनजाइनस ने कला चिंतन में अपूर्व योगदान किया। लाइनजाइनस यूनान मूल के लेखक थे जो रोम में बस गए थे। प्लेटो के लिए साहित्य उत्तेजक था, अरस्तु के लिए विरेचक था, पर लाइनजाइनस के लिए उदात्त था। उनकी यह धारणा इतनी युगांतकारी सिद्ध हुई कि आगे चलकर उसे शास्त्रवाद से जोड़ा गया, स्वच्छंदवाद से जोड़ा गया, आधुनिकतावाद से जोड़ा गया, यथार्थवाद से भी जोड़ा गया। उसमें निहित विचार सूत्रों की अनेक संभावनाएं अब भी शेष हैं। यह निर्विवाद है कि एक स्वतंत्र कला चिंतन की दृष्टि से उसका महत्व असंदिग्ध है और वह समसामयिक साहित्य चिंतन के लिए भी प्रचुर संकेत और विचार बिंदु उदात्त और भारतीय चिंतन। उदात्त शब्द की रचना उद प्लस आत से के मिलने से हुई है। संस्कृत में उदात्त एक अलंकार है जो वर्ण या वस्तु की संपन्नता या महिमा की व्यंजना करता है, लेकिन लाइनजाइनस के लिए उदात्त अलंकार मात्र नहीं है, वह अभिव्यक्ति का संपूर्ण गुण है। कला में उदात्त किसी विशेष भाव या विचार के कारण नहीं बल्कि अनेक भावों के संघात से उत्पन्न होता है। सभी भाव संवादी हों यह न आवश्यक है, न उचित। संघात हमेशा विरुद्धों का सामंजस्य उपस्थित करता है। भावों के साथ कला के साधनों में भी संघात होता है। भाव और अभिव्यक्ति में विरुद्धों का सामंजस्य देखने वाली यह द्वंद्वात्मक पद्धति लाइनजाइनस को अपने युग से बहुत आगे सिद्ध करती है। उनका यह द्वंद्वात्मक विवेक ही उन्हें शास्त्रवाद और स्वच्छंदतावाद के अतिवाद आग्रहों से बचाता है। वे एक ही साथ नैसर्गिक प्रेरणा और अनुशासित शिक्षा का अंत संबंध देखते हैं। इस द्वंद्वात्मकता ने उनकी दृष्टि और पद्धति में ऐसी एकता पैदा कर दी जो उनके सजीव गद्य को अत्यंत मूल्यवान बना देती है। इस द्वंद्वात्मक चिंतन की यह विशेषता है कि लाइनजाइनस अनेक असंबद्ध वस्तु की सामान्य भूमि पहचानते हैं, अतः प्रक्रियाओं में निहित संबंध समझते हैं। उदात्त के बाधक तत्व। कला में दो प्रकार के दोष हो सकते हैं, एक रचना के नियम संबंधी, दूसरे विषय वस्तु संबंधी। लाइनजाइनस दोनों पर विचार करते हैं, उन्हें उदात्त के लिए समान रूप से बाधक नहीं मानते हैं। इस संबंध में उनकी कसौटी यह है कि कला में हम निर्दोषता की प्रशंसा करते हैं तो प्रकृति में भव्यता की, और मनुष्य को वाक शक्ति का वरदान प्रकृति से प्राप्त हुआ है। दोनों की सहकारिता से पूर्णता आती है, मगर कला इनमें प्राथमिक नहीं है, वह प्रकृति की सहायक होकर ही उदात्त बनती है। इसीलिए रचना के नियम संबंधी दोष औदात्य और उत्कृष्टता के एक ही स्पर्श से बारंबार धुल जाते हैं, लेकिन प्रकृति संबंधी दोष नहीं दबते। लाइनजाइनस इन्हें आडंबर की संज्ञा देते हैं जो इन वस्तुओं के मोह से पैदा होता है, जिनका तिरस्कार करना हमारे दैनिक जीवन में सम्मान की बात मानी जाती है। मेरा आश्रय संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, राजपाट और ऐसी ही उन वस्तुओं से है जिनमें बाहरी तड़क भड़क होती है। एक तरफ नियमों से बंधी निर्दोष कला, दूसरी तरफ उदात्त नैसर्गिक वाणी। एक तरफ तड़क भड़क वाली रीतिवादी शैली, दूसरी तरफ सहज निष्प्रिय औदात्य। लाइनजाइनस इन दोनों प्रवृत्तियों का अंतर दिखाते हैं। महान प्रतिभा निर्दोषता से बहुत दूर होती है। बेशुमार दौलत की तरह बड़ी रचना में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। कला का दोष प्रतिभा की असावधानी से पैदा होता है, लेकिन कला के प्रति अत्यधिक सावधानी में ओछेपन का खतरा होता है। उदात्त का विलोम है ओछापन। त्याज्य वस्तुओं के मोह से इस ओछेपन का संबंध है। इस प्रकार कला, मनोवृत्ति और सामाजिक आधार परस्पर जुड़े हुए हैं। तड़क भड़क वाली निर्दोष कला ओछेपन की मानसिकता का परिचय देती है, और यह मानसिकता संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, राजपाट के लिए युद्धरत संपत्तिशाली वर्गों से जुड़ी है। संक्षेप में लाइनजाइनस कला में दोष और आडंबर का अलग अलग सामाजिक आधार पहचानते हैं। वे निर्दोष कला के लिए रीतिवादी आदर्श के मुकाबले उदात्त कला का लोकतांत्रिक आदर्श प्रस्तुत करते। स्पष्ट है कि उनके लिए उदात्त एक नैतिक प्रेरणा और समानांतर विवेक है, जिसकी कसौटी पर वे
प्रतिद्वंदी विचारों से बहस करते समय स्पष्टीकरण नहीं चुनौती देते हैं। कला नियम के दोष असावधानी के द्योतक हैं, इसीलिए वे उदात्त को बाधित नहीं करते बल्कि स्वयं उससे दब जाते हैं। लेकिन आडंबर का दोष तुच्छता का परिचायक है, जो निर्दोषता की आड़ में त्याज्य वस्तुओं के मोह को सांस्कृतिक मुखौटा प्रदान करता है, इसलिए वह उदात्त का सबसे बड़ा शत्रु है। कला में यह आडंबर की संस्कृति जिन 3 रूपों में प्रतिबिंबित होती है वे हैं शब्द आडंबर, बचकानापन और भाव आडंबर। इनकी आलोचना करते हुए लाइंजीनियस ने मानव संपत्तिशाली वर्गों की संस्कृति की पूरी तस्वीर अंकित कर दी है। 3 दोष और भाव कला में अलगाव से आते हैं और उनका प्रभाव भी तुच्छपूर्ण होता। त्रासदी में राजसी तड़क भड़क और शब्द आडंबर के लिए स्वभावतः गुंजाइश होती, इसलिए उसके मोह से बचना कठिन होता है। लेकिन यह मोह बाल सुलभ मूढ़ता के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि उस प्रसंगच्युत बाग आडंबर रचना और वार्ता में अक्षम्य होता है। शब्द भंडार राजसी अभिरुचि का परिणाम है तो बाल्यता पंडित्याऊ दृष्टि का। लाइंजीनियस हिंदी की रीति काल कविता पर टिप्पणी कर रहे हों। दरबारी कवि अपने आश्रयदाता का मनोरंजन करने के लिए ऐसी कविता लिखते थे। राजसी दरबारों और दरबारी कवियों में संबंध है। शब्द भंडार और बाल्यता में भी संबंध है। जहाँ अतिशय विस्तार की परिणति शब्द भंडार में पूर्ण असफलता में होती है। अगर वाणी का अनियंत्रित प्रयोग उदात्त का बाधक है तो भावों का अनियंत्रित प्रयोग भी बाधक है। मन के भाव और प्रदर्शित भाव के इसी फर्क का नाम आडंबर है, जिसे दरबारी संस्कृति में हाव भाव कहा जाता है। आडंबर के विभिन्न रूपों की पेरू इप्सू में जितनी सटीक आलोचना है उतनी ही सजीव शैली है। शब्द आडंबर का सोथ यानी सूजन बताते हुए लाइंजीनियस एक कहावत उद्धृत करते हैं। वे इन सटीक भाव आडंबर शराबियों जैसा आचरण है जो अपने भाव पर अंकुश नहीं रख पाते। वे इन सटीक बिंबों, मुहावरों और कहावतों के मोह में न पड़कर उन्हें तर्क को पैना बनाने के लिए इस्तेमाल करते। इसीलिए वे विषयांतर चाहे करते हो भागते नहीं। उदात्त के बाधक कारणों का सामान्य कारण यदि त्याज्या वस्तुओं का मोह है तो उनका सामान्य आधार है व्यक्तिवाद। साहित्य में इस प्रकार के संपूर्ण औन्नत्य के बीज एक ही प्रवृत्ति में निहित हैं और यह प्रवृत्ति विचारों की धुन है जिसकी झक आजकल लोगों पर सवार है। यही बात आजकल के साहित्य के लिए भी कही जा सकती है। लाइंजीनियस ने औदात्य के 5 स्रोत बताए हैं। प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण महान और पुष्ट विचारों के धारण की क्षमता। दूसरा स्थान प्रबल भावावेग की प्रेरणा का है। उदात्त की ये दोनों तरफ बहुत कुछ सहजात होते हैं। बाकी शेष 3 कला की उपज है। तीसरे के अंतर्गत है अलंकारों की समुचित योजना, जिसके 2 संभाव्य प्रकार है, विचार अलंकार और शब्द अलंकार। इसके अतिरिक्त चौथा है अभिजात्य पद रचना, जिसमें शब्द चयन, बिंब विधान और शब्द समृद्धि का अंतर्भाव किया जा सकता है। उदात्त का 5वां स्रोत, जिसमें सभी स्रोतों का अंतर्भाव किया जा सकता है, गरिमा और ऊंचाई का समग्र प्रभाव। ये सभी तत्व अलग अलग नहीं, संश्लिष्ट रूप में उदात्त के साधक होते हैं। मानव शरीर की तरह इनमें भी एक अंग का दूसरे से स्वतंत्र निज मूल्य नहीं है। इसीलिए एक कालखंड में भव्यता अनेक तत्वों के सहयोग से उत्पन्न होती है। जाहिर है कि 5 तत्वों में महत्व क्रम के साथ साथ भीतरी तर्क भी मौजूद है। महान आचरण और विचार से अभिव्यक्ति की सहज क्षमता आती है। इस क्षमता से वह स्वयं आता है जो उदात्त के सबसे बड़े साधक उचित प्रसंग में सच्चे भाव का स्रोत है। यह संयम ही सृजनात्मकता कौशल है जो वक्ता की शक्ति को कृति की पूरी बुनावट के बीच से क्रमशः उभार कर एक ही क्षण में पाठक को अभिभूत कर देता है। इस प्रकार पहले दोनों
तरंगों तत्वों का संबंध मानव आत्मा की गरिमा से है। इन दोनों से तीसरे और चौथे कलात्मक तत्वों का संबंध है और इन सभी के सामंजस्य पर अंतिम तत्व समग्र प्रभाव निर्भर है। यह एक तर्कसंगत ढांचा है जिसमें असंगति उदात्त के लिए हानिकारक सिद्ध होगी। उदात्त के प्रसंग और पहलू। लाइजीनियस एक वर्ग की मनोवृत्ति को उदात्त का शत्रु मानते हैं। प्रकृति और अंतर प्रेरणा के रूप में प्रकृति व्यक्तित्व के भीतर जो उदात्त प्रकट होता है उसका मनुष्य के सामाजिक परिवेश और भौतिक आचरण से घनिष्ठ संबंध होता है। यह संबंध ही व्यक्तित्व के निर्माण में अनेक धरातलों पर सक्रिय होता है। यदि कोई दास अच्छा वक्ता नहीं हो सकता या घूसखोर निर्णायक निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकता तो यह परिवेश और नैतिकता की एक प्रकार की भूमिका है, किंतु राष्ट्रीय या जातीय चरित्र के निर्माण में व्यक्तित्व या परिवेश का संबंध दूसरी भूमिका में अदा करता है। लाइजीनियस ने विषय से संबंधित होमर के दिगंतव्यापी बिंबों को उदात्त कहा है। फिर उसके बाद मित्र तुम देखो कैसे धरती को उसके आधार से छिन्न कर दिया गया, पाताल अनावृत पड़ा है, संपूर्ण विश्व खंड खंड होकर उलट गया है। निराला ने राम की शक्ति पूजा में संघर्ष का गहन चित्र खींचा है, वह होमर से तुलनीय है। राम रावण युद्धरत है, प्रकृति भी युद्धरत है, पृथ्वी अग्नि वायु राम के पक्ष में है, आकाश और समुद्र रावण के पक्ष में। प्रकृति की यह विभाजन राम के संशय में भी प्रतिबिंबित होता है। पराजित हताश मन और अपराजित योद्धा मन, भीतर और बाहर के विभाजन को जोड़कर संघर्ष को गहन करने वाली बिंबलाएं। उगलता गगन, घन अंधकार, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैसांधकर इत्यादि उदात्त की ऐसी सृष्टि करती है जो गगन भेदी गर्जन करने वाली सैकड़ों कविताएं मिलकर नहीं कर पाती। अंधकार में डूबा राम का मन भी नीचे उतरता है अंधकार की तरफ, किंतु राम पर्वत की तरह है जिस पर अंधेरा उतर आया है पर वह अपनी दृढ़ता में अटल भी है। भाव वस्तु का यह द्वंद्व बिंब और पदावली से और निखर आता है, इसीलिए उदात्त है। लाइजीनियस प्लेटो के आदर्शवाद से प्रभावित थे पर उनकी कल्पना जैन असंगतियों से दूर थे। वे अरस्तु के द्वंद्वात्मक पद्धति से प्रभावित थे पर उनकी शास्त्रीयता से दूर थे। संवेग अपने में न उदात्त का कारण है न उदात्त के विरोधी। उनका संबंध यथार्थ से हो तभी वे कलात्मक और भव्य हो सकते हैं। यथार्थ से चुने गए संवेग इकहरे नहीं होते, उनमें अनेक प्रसंगों का संघात होता है। भावात्मक शक्ति उदात्त के लिए जरूरी है, परंतु संवेग का औदात्य के तत्वों में उतना ही स्थान है जितना किसी सुखद रचना में चरित्र चित्रण का होता है। लाइजीनियस के लिए कल्पना और चिंतन की शक्ति मनुष्य को संसार की सीमा में तृप्त नहीं रहने देती, संसार से असंतोष की उपज है उदात्त कला। लाइजीनियस का संपूर्ण विवेचना अपने समकालीन संसार से उनके असंतोष को अच्छी तरह स्पष्ट करता। उनके उदात्त की यह विद्रोही संभावना यथार्थवादी दृष्टिकोण को पुष्ट करती है। कल्पना का सर्वोत्तम प्रभाव अतिरंजनों में नहीं प्रत्यक्षीकरण में अर्थात वास्तविकता और सत्य में होता है। यथार्थ की विश्वसनीयता अर्जित करने के लिए कल्पना को तर्कपूर्ण शैली का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार लाइजीनियस के उदात्त की संश्लिष्ट अवधारणा संवेग, कल्पना, तर्क और यथार्थ के परस्पर संबंधों से निर्मित होती है। कहने की जरूरत नहीं है कि उदात्त आत्मा में इन सभी शक्तियों का सहज समन्वय होता है और वही लाइजीनियस का आदर्श है। लाइजीनियस को अपने युग के समाज से जो असंतोष था उससे उन्होंने सनातनवादी विचारों से अलग कर दिया था।
लाइजीनियस यह नहीं मानते थे कि विस्तारण आदि अलंकारों की भाषा विषय को भव्यता प्रदान करती है। आत्मा की भव्यता के बिना शरीर की भव्यता आडंबर है। लाइजीनियस इन्हें केवल शैली न मानते थे, उन्होंने उदात्त, आवेगपूर्ण और अलंकारिक शैलियों को उनकी वस्तु के आधार पर भिन्न भिन्न माना और उदात्त अंश में आवेग, अलंकार आदि का संश्लिष्ट विधान स्वीकार किया। दरबारी साहित्य शास्त्र में अलंकारों का सर्वाधिक महत्व होता है। अलंकारों को मंद प्रकाश बताकर लाइजीनियस दरबारी का सौंदर्य बोध का ऐसा मूल्यांकन कर देते हैं जो हर प्रगतिशील युग में संदर्भवान रहता है। उदात्त सूर्य का प्रकाश है जो रीतिवादी कलावादी शास्त्र का विकल्प है। लाइजीनियस कल्पना की यह भूमिका मानते थे कि वह विषय को प्रत्यक्ष कर दे। इस मूर्ति विधान का दूसरा नाम बिंब है। बिंब सघन भाव और उद्दीप्त कल्पना से निर्मित कला के घटक हैं। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र में इन कल्पना चित्रों को ही नहीं, इंद्रिय अनुभाव को भी बिंब कहा जाता है। भाषा की युक्तियाँ इस नियम से बाहर नहीं हैं। अनावश्यक होने पर महान और राजसी शब्दावली वैसे ही हानिकारक है जैसे अत्यावश्यक होने पर तिरस्करणीय और गर्हित भाषा भी सहायक हो जाती है। संक्षेप में कलात्मक युक्तियों के यथासंभव हर पहलू पर लाइजीनियस ने अपना विचार किया है और इनके संबंध में भिन्न भिन्न कसौटियों का इस्तेमाल किया है, परंतु अपना यह मूल सिद्धांत वे बराबर अपनाए रहे हैं कि कला चातुरी छिपी रहनी चाहिए। बिंब, अलंकार, भाषा आदि सहज, स्वतःस्फूर्त और परिस्थिति की उपज मालूम हो। उनका यह प्रसिद्ध कथन स्मरणीय है कि किसी रचना में विचार और पद रचना परस्पर निर्भर रहती है। सुंदर शब्द विचारों का साक्षात आलोक है। लाइजीनियस ने रीतिवादी शास्त्रीय आलोचना दृष्टि का व्यवस्थित रूप में विरोध करते हुए जनतांत्रिक दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा की। कला के रूपगत पक्षों की आलोचना के क्रम में उन्होंने प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करके स्वच्छंदवाद के तत्वों का भी उपयोग किया। अपने को इन दोनों प्रवृत्तियों में किसी के साथ न बांधकर सामाजिक जीवन और कलाकार की अंतरंगता की नई कसौटियाँ पेश की। उदात्त को सबसे बड़ा मूल्य बनाते समय उसे अनेक बातों के सामंजस्य और संतुलन का परिणाम बताया। इस प्रकार यथार्थवादी दृष्टि और द्वंद्ववादी पद्धति की आधारशिला रखी। अपनी सुसंगत आलोचना दृष्टि के नाते लाइजीनियस कसौटियों का मनमाना इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि तथ्यों और कलात्मक साधनों के प्रयोग में चयन दृष्टि को अत्यधिक महत्व देते हैं। यही गुण विविधता को अंतःसूत्रित करता है और उसे अंतर्विरोध का पुंज नहीं बनने देता। लाइजीनियस ने उदात्त के प्रभाव को सार्वभौम और सार्वकालिक माना। उदात्त का लक्ष्य है मनुष्य का नैतिक उन्नयन, इसीलिए कला संबंधी निर्दोषता उतनी जरूरी नहीं जितनी जरूरी आडंबर और अतिरेक से बचना। शब्द आडंबर, बचकानापन और भाव आडंबर तीनों दोष उदात्त के बाधक हैं। इनसे बचने की योग्यता महान आत्मा का गुण है। उदात्त का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है महान पुष्ट विचारों को धारण करने की क्षमता, जो महान आत्मा का गुण है। प्रबल भावावेग की प्रेरणा उदात्त का दूसरा स्रोत है। इन दो अतरंग
स्रोतों के बाद अभिव्यक्ति को निखारने के साधन है। विचारों और भावों से संबंधित अलंकारों का औचित्यपूर्ण प्रयोग तथा गरिमापूर्ण शब्दावली, शब्दों का चुनाव, शब्द भंडार और बिंब, इन चारों के समन्वय से गरिमा और ऊंचाई का समग्र प्रभाव निर्मित होता है और वह कीर्ति की पूरी संरचना में से अपने आप प्रकट होता है। तुच्छ कार्यों में लगे रहने वाले लोग उदात्त से बहुत दूर जा पड़ते हैं। इसीलिए महान विचार और भव्य प्रेरणा का घनिष्ठ संबंध मनुष्य के आचार, विचार, व्यवहार और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से है। कला के साधन तभी सार्थक होते हैं जब वे एक तरफ गरिमापूर्ण आत्मा से, दूसरी तरफ जीवन के यथार्थ से संबंध हो। यथार्थ का मतलब ब्यौरे का संग्रह नहीं, मानवीय विवेक की यथार्थ की तर्क संगत पहचान है, यथार्थ के उदात्त और जीवंत अंशों की पहचान। इसलिए यह चयन दृष्टि का अत्यधिक महत्व है। इस चयन दृष्टि के नाते ही संवेग, कल्पना, तर्क जैसी आंतरिक शक्तियाँ और अलंकार, बिंब और भाषा जैसी कलात्मक युक्तियाँ और उचित अनुपात में प्रस्तुत होकर उदात्त की सृष्टि करती है। उदात्त की नई कसौटी पेश करते हुए लाइनजीनस न केवल प्रचलित काव्यशास्त्र से बल्कि प्रचलित समाज व्यवस्था और मूल्य व्यवस्था से भी तीखा असंतोष व्यक्त करते हैं। यह संतोष उन्हें गंभीर अर्थ में विद्रोही, यथार्थवादी और मानवतावादी बनाता है। पढ़ेंगे जॉन ड्राइडन युग परिवेश और आलोचना सिद्धांत।